नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह सीपीसी में आज ऑर्डर 13 को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। ऑर्डर 13 मुकदमे के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की बात करता है। हमने प्लीडिंग में ऑर्डर 7 और 8 में ये बातें देखी कि कोई भी पार्टी जब कोर्ट ऑफ लॉ के सामने अपने प्लेंट या डब्ल्यूएस के साथ आएगी, मतलब प्लांटिफ होगा तो वो प्लेंट लेकर और रिस्पोंडेंट होगा, डिफेंडेंट होगा तो वो डब्ल्यूएस लेकर आएगा। ऑर्डर 7 और 8 ये कहते हैं कि उन्हें अपने प्लीडिंग में सारे डॉक्यूमेंट जिनके ऊपर वो प्लीडिंग बेस कर रहे हैं उनकी कॉपीज को लगाना होगा। अब प्रश्न उठता है यहां पर कि वहां जो कॉपीज सरेंडर की गई, वहां जो कॉपीज जमा की गई, क्या उनके ओरिजिनल पेश करने के लिए भी पार्टीज को कोई टाइम लिमिट दी गई है? तो वो टाइम लिमिट ऑर्डर 13 डिस्कस करता है। इसके बाद बात उठती है कि जो डॉक्यूमेंट प्लांटिफ या डिफेंडेंट या दोनों ओर के विटनेसेस या केस से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने ले आता है तो डॉक्यूमेंट्स में दो कंडीशन निकल के आएंगी। नंबर 1, जब कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को एविडेंस के रूप में एडमिट कर लेगी तब क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो उस डॉक्यूमेंट्स पे चढ़ाए जाएंगे और उसे रिकॉर्ड का पार्ट बना दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट को यह लगता है कि यह इररिलेवेंट है, कहीं से भी इस मामले से संबंधित है नहीं, उसको वो एविडेंस से रिजेक्ट करती हैं, तो रिजेक्ट करने पर क्या प्रोसेस होंगे? क्या उस डॉक्यूमेंट पर भी कुछ चीजें चढ़ाई जाएंगी और उस डॉक्यूमेंट का क्या होगा? क्या वो डॉक्यूमेंट ले आने वाले को रिटर्न कर देंगे? इन बातों को भी ऑर्डर 13 डिस्कस करता है। ऑर्डर 13 एक और इंपॉर्टेंट चीज की ओर इशारा करता है जिसे इंपाउंडिंग कहते हैं। क्या होती है इंपाउंडिंग? ये बात आपके सामने रखेंगे। और ऑर्डर 13 रूल 10 एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की चर्चा करता है कि कोई मुकदमा जो किसी कोर्ट में चल रहा है, इस चलते हुए मुकदमे से कोई डॉक्यूमेंट जिसकी कॉपी या एक्सट्रैक्ट उस मुकदमे की किसी पार्टी को जरूरत है किसी और कोर्ट में चल रहे मुकदमे के लिए, या किसी और मुकदमे में कहीं कोई डॉक्यूमेंट, कहीं कोई एविडेंस है, कहीं कोई डॉक्यूमेंट वहां लगा हुआ है जिसकी कॉपी यहां इस मुकदमे में वो पार्टी, दोनों में से कोई भी पार्टी पेश करना चाहती है, तो कोर्ट कब अलाउ कर देगी, कब अपने यहां की कॉपी को दूसरी कोर्ट में जाने की परमिशन दे देगी और कब दूसरी कोर्ट्स के किसी डॉक्यूमेंट को अपने केस में, वर्तमान में जो केस इस कोर्ट में चल रही है, C1 कोर्ट में चल रही है, यहां कब एक्सेप्ट करेगी। इन सारी चीजों को ऑर्डर 13 डिस्कस करता है। प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के समय, जमा करते समय डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज सबमिट करनी पड़ती है। ऑर्डर 13 का रूल नंबर 1 इस बात को कहता है कि पार्टीज शैल बाउंड, पार्टीज आर बाउंड, और द वर्ड यूज किया गया यहां पर शैल। शैल का मतलब है इंपरेटिव है, बाइंडिंग है पार्टीज के ऊपर। और वो ये कहता है कि मुकदमे के दोनों पक्षकार, दोनों ही पार्टीज, प्लेंट के साइड से प्लांटिफ, जो रिटन स्टेटमेंट लेके आए डिफेंडेंट, ओरिजिनल में डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए बाउंड होंगे। कब तक? सेटलमेंट ऑफ इशू के पहले या सेटलमेंट ऑफ इशू तक टाइम लिमिट बांध दी गई। या तो सेटलमेंट ऑफ इशू के पहले तक आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश कर देना है, या सेटलमेंट ऑफ इशू के जब तक वो स्टेज है वहां तक आप डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए बाउंड हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको पेश करने होंगे। अब यहां पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश करना होगा, ये बाइंडिंगनेस है। लेकिन अब मान लीजिए कि मुकदमे में जो डॉक्यूमेंट पेश किया जा रहा है वो किसी शॉप का लेजर बुक है, किसी दुकान का बही खाता है, किसी बैंक का कोई डॉक्यूमेंट है, या कोई पब्लिक रिकॉर्ड है। अब उस केस में तो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहां सबमिट करना
कोर्ट में जमा कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। वहां रूल 4 का सब क्लॉज 2 और रूल 5 रूल 1 के साथ जब आप पढ़ेंगे तो ये बात आएगी कि पार्टीज आर बाउंड टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट either before the settlement of the issues or at the stage of settlement of issue। but अब 4 का सब रूल 2 और 5 मिला के पढ़ रहे हैं, किंतु अगर वो डॉक्यूमेंट कोई लेखा बही है, वो डॉक्यूमेंट अगर कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट अगर बैंक का कोई डॉक्यूमेंट है, कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड है, तब वहां पर क्या करेंगे, उस डॉक्यूमेंट के एक्सट्रैक्ट को, जितने पोर्शन की हमें जरूरत है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में सबमिट करने की जिम्मेदारी पक्षकारों की होगी। जमा हो गया डॉक्यूमेंट। अब बात उठती है कि जो डॉक्यूमेंट जमा हुआ, अब इसको कोर्ट देखेगी। देखने के बाद कोर्ट के सामने दो विकल्प होंगे। पहला विकल्प, जब कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को एविडेंस के रूप में एडमिट कर लेती है। एडमिट कर लेगी तो कोर्ट क्या है, कौन कौन सी चीजें चढ़ाएगी, इस बात को रूल 4 डिस्कस करता है। और रूल 5 सब क्लॉज 2, रूल 5 और रूल 4 का सब क्लॉज 2 1 के साथ मैंने आपके सामने रखा। तो एडमिट कर लेंगे, अगर वो डॉक्यूमेंट एविडेंस के रूप में कोर्ट एडमिट करती है तो 4 चीजें चढ़ाएगी। कौन कौन सी 4 चीजें, काफी इंपॉर्टेंट हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। 3 कोई दे दिया जाता है और चौथे को चेंज करके कहते हैं कि कौन सा गलत है। नंबर 1 जो सबसे पहले चढ़ाया जाएगा, उस केस का नंबर क्या है और उस केस का टाइटल क्या है। केस का नंबर और केस का टाइटल डॉक्यूमेंट पे चढ़ाया जाएगा जो एडमिट किया जाएगा। नंबर 2, वो डॉक्यूमेंट किस आदमी ने पेश किया, उस आदमी का नाम होगा, प्लांटिफ होगा, डिफेंडेंट होगा, कोई साक्षी होगा, जो भी पेश करेगा उसका नाम होगा। नंबर 3, वो डॉक्यूमेंट एविडेंस के रूप में कब पेश किया गया, ये बात आएगी। और नंबर 4, ये फैक्ट उस डॉक्यूमेंट पे लिखा जाएगा कि कोर्ट इसे एडमिट कर रही है, एविडेंस के रूप में कोर्ट इसे एडमिट कर रही है। अब ये जो 4 चीजें चढ़ाई है कोर्ट ने, इस पेपर के ऊपर जज के इनिशियल होंगे या जज की सिग्नेचर होगी। ध्यान दीजिएगा, 4 चीजें एडमिट अगर कोर्ट कर लेती है डॉक्यूमेंट को तो चढ़ाए जाएंगे। फिर से एक बार आपको बता देते हैं। नंबर 1, सबसे पहले कोर्ट उस केस का टाइटल और नंबर चढ़ाया जाएगा। किसने पेश किया डॉक्यूमेंट, किस पार्टी ने पेश किया, किस विटनेस ने पेश किया, उसका नाम वहां चढ़ाएंगे। नंबर 3, किस तारीख को किया। और नंबर 4, जब यह फैक्ट चढ़ाएंगे कि यह डॉक्यूमेंट एडमिट कर लिया जाता है और इस पेपर पर सिग्नेचर होगी। किसकी सिग्नेचर होगी, जज की सिग्नेचर होगी या उनके इनिशियल। यह हो गया एडमिट के लिए। अब आते हैं रूल 6 के ऊपर। दूसरा विकल्प है, कोर्ट ने जब देखा कि यह डॉक्यूमेंट किसी काम का नहीं है तो रूल 3, ऑर्डर 13 का रूल 3 यह कहता है कि एट एनी स्टेज ऑफ द केस, केस के किसी भी स्तर पे अगर न्यायपालिका को, अगर न्यायालय को यह लगता है कि दिया गया डॉक्यूमेंट बिल्कुल इररेलेवेंट है तो वो उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर देंगे। अब रिजेक्ट करेंगे तो वहां भी 4 चीजें चढ़ाएंगे। एडमिट किए थे तो भी 4 चीजें चढ़ाए थे, रिजेक्ट करेंगे तो भी 4 चीजें चढ़ाएंगे। नंबर 3, 1 से लेके 3 सेम रहेंगे, केवल नंबर 4 बदलेगा। नंबर 1, उस केस का टाइटल और नंबर सेम रहेगा। नंबर 2, कौन सी पार्टी ने प्रोड्यूस किया, यह भी चढ़ेगा। नंबर 3, किस तारीख को पेश किया, यह भी चढ़ेगा। सिर्फ यह डॉक्यूमेंट रिजेक्ट किया जा रहा है, क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है, इस बात को, चौथी चीज यहां बताए थे कि एडमिट, यहां बताएंगे रिजेक्ट। जज की सिग्नेचर यहां भी होगी और सिग्नेचर करेंगे या अपनी इनिशियल लगाएंगे। रिजेक्ट कर देने के बाद रूल 7 यह कहता है कि जब डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया गया, अब इसको रिकॉर्ड में रखने का कोई मतलब नहीं है। अब वो डॉक्यूमेंट उस आदमी को वापस कर देंगे जिस व्यक्ति ने वो डॉक्यूमेंट पेश की थी। अब आते हैं कि जो डॉक्यूमेंट एडमिट कर ली गई वो वापस कब की जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट फ्रेज है कि जो डॉक्यूमेंट कोर्ट ने रख ली, रूल 7 कहता है जो एडमिट हो जाएंगे डॉक्यूमेंट वो कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बन जाएंगे।
तो क्या ये डॉक्यूमेंट पार्टी को या एविडेंस देने के लिए जो आया साक्षी या कोई भी तीसरा संबंधित व्यक्ति उस मुकदमे का जिसने डॉक्यूमेंट पेश किया, उसे डॉक्यूमेंट वापस कब मिलेंगे? वापस मिलेगा रूल 9 में। कब मिलेगा? ये बात रूल 9 बताती है कब वापस होंगे। अब रूल 9 को समझिए। रूल 9 मुकदमों को डिवाइड कर देती है। कहती है कि वे सारे मामले जिसमें अपील नहीं होती, मतलब नॉन अपीलेबल जो केसेस हैं, वे सारे मामले जहां हारने वाली पार्टी अपील में नहीं जा सकती है, अपील अलाउ नहीं है, उन सारे मामलों के फाइनल निपटारा जब हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट जो एडमिट किए हुए हैं वो वापस कर दिए जाएंगे। चलिए, और वे मामले जिसमें अपील हो सकती है वहां क्या होगा? वे मामले जहां अपील हो सकते हैं वहां डॉक्यूमेंट तभी वापस किया जाएगा या तो अपील का जितना टाइम पीरियड है वो बीत जाए और अपील फाइल न की गई हो, या अगर अपील फाइल कर दी गई है तो अपील का निपटारा अपीलाट कोर्ट ने कर दिया हो। मतलब जिन मामलों में अपील अलाउ नहीं होती वहां मुकदमा निपटते ही डॉक्यूमेंट वापस कर देंगे। जिन मामलों में अपील होती है वहां अपील के टाइम पीरियड तक का वेट करेंगे। अगर पार्टी अपील नहीं करती है तो डॉक्यूमेंट वापस कर देंगे, और अगर पार्टी अपील करती है तो अपीलाट कोर्ट जब तक अपील का निपटारा नहीं करती डॉक्यूमेंट वापस नहीं किए जाएंगे। ये जनरल रूल है। लेकिन मान लीजिए कि मुकदमे की जो पार्टी जिसने डॉक्यूमेंट जमा किया उसको कोई अर्जेंट काम है, उसको कोई जरूरी काम है, इंपॉर्टेंट वर्क है, तो क्या एक मुकदमा चल रहा है जिसमें उसने डॉक्यूमेंट दे दिया तो अपराध कर दिया कि आप डॉक्यूमेंट वापस नहीं करेंगे? तो रूल 9 में ही इसके लिए भी प्रावधान बताया गया है। कहता है कि अगर किसी अर्जेंट वर्क के लिए, किसी इंपॉर्टेंट वर्क के लिए पार्टीज में से किसी को डॉक्यूमेंट चाहिए जो उन्होंने सबमिट किया है, तो वो कोर्ट को एप्लीकेशन देंगे। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर डॉक्यूमेंट को वापस मांगने वाले उस केस की पार्टीज हैं, मतलब प्लांटिफ है या डिफेंडेंट है, तो रूल 9 कहता है कि यहां पार्टी बाउंड होगी उस डॉक्यूमेंट की सर्टिफाई कॉपी सबमिट करने के लिए। अगर पार्टी है और उसको डॉक्यूमेंट वापस चाहिए तो उसे डॉक्यूमेंट की सर्टिफाई कॉपी वापस करनी होगी। या पार्टीज के अलावा कोई और है, कौन? मान लीजिए कोई एविडेंस देने के लिए साक्षी आया, वो कोई डॉक्यूमेंट लेके आया, उसको अपने डॉक्यूमेंट वापस चाहिए, वो रिटन में एप्लीकेशन देगा और वो ऑर्डिनरी कॉपी भी सबमिट कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, पक्षकारों के ऊपर बाइंडिंगनेस है कि वो सर्टिफाई कॉपी जमा करेंगे, लेकिन साक्षी और दूसरे लोगों पर है कि वो ऑर्डिनरी कॉपी भी सबमिट कर सकते हैं। और नंबर तीसरी जो शर्त है कि जो भी डॉक्यूमेंट की डिमांड कर रहे हैं उन्हें इन राइटिंग में देना होगा कि जब कोर्ट डिमांड करेगी वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। अगर ये तीनों चीजें, अगर पार्टी है तो सर्टिफाई कॉपी, अगर दूसरे लोग हैं तो ऑर्डिनरी कॉपी, रिटन में एप्लीकेशन, और ये लिख के दे दें, एडमिट करके दे दें कि जब कोर्ट कहेगी तो मैं वापस कर दूंगा, कोर्ट रूल 9 के जनरल, मतलब मुकदमे के निपटने के पहले, अपील के टाइम पीरियड के बीतने के पहले या अपील के फाइनल निपटारे के पहले भी डॉक्यूमेंट वापस कर देगी। अब आते हैं इंपाउंडिंग किसे कहते हैं। इंपाउंडिंग रूल 8 में बताया गया है, काफी इंपॉर्टेंट। क्या कहता है इंपाउंडिंग? न्यायालय, अगर न्यायालय को यह लगता है कि डॉक्यूमेंट जो उसके सामने पेश किया गया है, अगर इसको हम पार्टीज को जाने देते हैं, वापस ले जाने देते हैं, तो ज्यादा संभावना है कि यह डॉक्यूमेंट या तो खो दिया जाएगा या इस डॉक्यूमेंट में फेरफार कर दिया जाएगा या इस डॉक्यूमेंट के साथ फोर्जरी संभव है। अगर ये ग्राउंड कोर्ट को सेटिस्फाई हो जाते हैं तो रूल 8 कह देता है
कि यहां कोर्ट कंपिटेंट है, कोर्ट के पास पावर है कि वो इस तरह के डॉक्यूमेंट को खुद की कस्टडी में या अपने किसी ऑफिसर की कस्टडी में जब तक चाहे रखने का आदेश दे सकती है। किसी डॉक्यूमेंट को अपनी कस्टडी में या अपने ऑफिसर की कस्टडी में रखने का जब कोर्ट आदेश करते हैं, इसी को इंपाउंडिंग कहते हैं। ये रूल 8 ऑर्डर 13 में बताई गई। अब आते हैं ऑर्डर 13 के क्लॉज नंबर, रूल नंबर 10 पर। ये एक बहुत स्पेशल सर्कमस्टांस को डील करती है, जिसके ऊपर हमेशा प्री में फंसाने वाले सवाल पूछे जाते हैं। मान लीजिए कोई मुकदमा C1 कोर्ट में चल रहा है जो सिलचर में। सिलचर की कोर्ट में दो पार्टीज हैं, A वर्सेस B। इस मुकदमे में कोई डॉक्यूमेंट A ने सबमिट किया है। अब A इस डॉक्यूमेंट की कॉपी चाहते हैं, A इस डॉक्यूमेंट से एक्सट्रैक्ट चाहते हैं और वो इसका इस्तेमाल गुवाहाटी के किसी अपने दूसरे मुकदमे में जो D के खिलाफ है वहां करना चाहते हैं। अब वो कोर्ट को एप्लीकेशन देंगे, C1 कोर्ट को जो सिलचर की है, कि हम अमुक डॉक्यूमेंट की एक्सट्रैक्ट कॉपी चाहते हैं या हम अमुक डॉक्यूमेंट का एक एक्सट्रैक्ट मटेरियल लेना चाहते हैं, एक सर्टिफाइड आपसे लेना चाहते हैं। वो कोर्ट कहेगी कि आप पहले हमें यह समाधान कर दीजिए कि ये डॉक्यूमेंट दूसरे वाले मुकदमे में रिलेवेंट कैसे है। अगर वो ये समाधान कर दें कि सिलचर की कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है, यहां जो डॉक्यूमेंट जमा है, ये डॉक्यूमेंट दूसरे कोर्ट में जो गुवाहाटी की है, वहां जो मुकदमा चल रहा है दूसरे पार्टी के खिलाफ या सेम पार्टी के खिलाफ, वहां रिलेवेंट कैसे है, अगर रिलेवेंसी वो बता देते हैं, कोर्ट अलाउ कर देगी। कोर्ट सुओ मोटो भी ये काम करती है, बस उसको रिलेवेंसी का समाधान होना चाहिए। दूसरी ओर यहां मिस्टर ए सिलचर की कोर्ट में, सिलचर की कोर्ट से ये कहते हैं कि सर एक मुकदमा है मेरा और डी का गुवाहाटी में, वहां एक डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ है, वो डॉक्यूमेंट हम इस केस में सिलचर में पेश करना चाहते हैं। तो यहां सिलचर की कोर्ट पूछेगी कि आप हमें यह बताइए कि अगर वो डॉक्यूमेंट यहां पेश कर भी दिए जाएं, हम एक्सेप्ट कर लें, हम अलाउ कर दें, तो वो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को कैसे फुलफिल करेंगे। अगर बाहर ले जाना है तो आपको रिलेवेंसी दिखानी होगी, बाहर के किसी डॉक्यूमेंट को आप यहां लाना चाहते हैं, तब आपको यह दिखाना पड़ेगा कि अगर यह कोर्ट अलाउ कर देती है तो वो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को कैसे फुलफिल करेंगे। अगर ये दोनों समाधान आप कर दें तो कोर्ट अलाउ कर देगी अपने यहां के डॉक्यूमेंट को, उसकी कॉपीज को, उसके एक्सट्रैक्ट को किसी और मुकदमे में, किसी और कोर्ट में पेश करने के लिए, या किसी और मुकदमे में जमा किए गए किसी डॉक्यूमेंट को अपने यहां भी स्वीकार कर लेंगे, अपने यहां चलते मुकदमे में भी स्वीकार कर लेंगे। इतनी बातें ऑर्डर 13 में आपके सामने रखी। ऑर्डर 13 में ऑब्जेक्टिव के पर्पस से कहें तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आते हैं। रूल 1 इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया कि एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ इश्यूज और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज पार्टीज आर बाउंड टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। रूल 4 इंपॉर्टेंट है, जो यह कहता है कि डॉक्यूमेंट एडमिट कर लेंगे तो 4 चीजें क्या चढ़ाई जाएंगी। रूल 6 इंपॉर्टेंट है कि अगर डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया तब वो 4 चीजें क्या होंगी जो चढ़ाएगी कोर्ट। एडमिट कर लिए गए डॉक्यूमेंट वापस कब किए जाएंगे, ये रूल 9 डिस्कस करता है। और अगर कोई अर्जेंट वर्क है तब कैसे, कब वापस करेंगे, ये भी रूल 9 में आएगा। इंपाउंडिंग किस रूल में आएगा, तो इंपाउंडिंग रूल 8 में डिस्कस किया गया। और रूल 10, चलते हुए मुकदमे में से कोई मुकदमा जो एक कोर्ट में चल रहा है वहां से कॉपी बाहर ले जाना चाहते हैं, या किसी और कोर्ट में पेश किया गया डॉक्यूमेंट दूसरी कोर्ट में पेश करना चाहते हैं, तो क्या क्या चीजों का ध्यान देना होगा, ये रूल 10 बताता है। उम्मीद करता हूं कि ऑर्डर 13 आपको समझाने में सफल रहा होगा। अगर मेरा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्रिप्शन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा मित्रों से, उन लोगों से जो लॉ समझना चाहते हैं, लॉ के प्रोसेस को समझना चाहते हैं, या लॉ के फील्ड में अपना कैरियर तलाश रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिए।
सीपीसी में अगला लेक्चर ऑर्डर 18 एविडेंस कैसे लिए जाएंगे साक्षियों के, इस पर केंद्रित होगा। लेकिन वहां जाएं इसके पहले ऑर्डर 16 रूल 1 को भी ऑर्डर 18 के साथ पढ़कर आपके सामने रखेंगे। ऑर्डर 16 रूल 1 ये कहता है कि साक्षियों के लिस्ट पार्टीज कब तक देंगे, अगर साक्षियों को कोर्ट से सम्मन दिलाना चाहते हैं पार्टीज, तब उसके लिए एप्लीकेशन कब तक देंगे। यहां एक टेक्निकल क्वेश्चन फंसता है जिस पर ऑब्जेक्टिव में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऑर्डर 16 रूल 1 को और इसके बाद ऑर्डर 18 के पूरे प्रोसेस को कि एविडेंस कैसे लिए जाएंगे, क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्या चीजें कोर्ट देखेंगी, इसको लेकर अगला लेक्चर आपके सामने आऊंगा, उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।